हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय भाषा और व्याकरण। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भाषा के बारे में। भाषा क्या होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाना चाहता है और दूसरों की बात स्वयं समझना चाहता है। मनुष्य द्वारा विचारों, सूचनाओं और भावों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। वह वृक्ष के नीचे एक छात्र उदास बैठा है, दूसरा उसे देखता है और पूछता है, क्यों उदास हो भाई? आज मेरी विज्ञान की किताब घर रह गई है। तो क्या हुआ, तुम मेरी किताब से पढ़ लेना। दो छात्रों के विचारों का आदान प्रदान प्रश्न और उत्तर के रूप में हुआ। किस माध्यम से हुआ? वह माध्यम है भाषा। ध्यान रहे कि हाथ, आंख या अन्य संकेतों से समझाई गई बात भाषा नहीं होती। किसी बैठे हुए को उंगली से संकेत किया और वह खड़ा हो गया। हाथ हिलाकर अपने पास आने का संकेत किया और वह पास आ गया। इन संकेतों में बात का आदान प्रदान हुआ, लेकिन यह भाषा नहीं है बच्चों। भाषा बोलकर या लिखकर शब्दों के रूप में प्रकट की जाने वाली अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर शब्दों के रूप में प्रकट करता है। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा सार्थक ध्वनियों का वह समूह है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों के सक्षम रख सकते हैं और उनके विचारों से अवगत हो सकते हैं। तो बच्चों, भाषा का मतलब यही है जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार खुद समझते हैं। तो पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, यही भाषा के एक रूप है। आगे है बच्चों, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है स्पष्ट वाणी, यानी एकदम सही बोलना। मानव मुख से उच्चरित ध्वनि संकेत व्यवस्था में बंधे होते हैं। यह व्यवस्था ध्वनियों के उच्चारण, शब्दों एवं पदों के निर्माण तथा वाक्यों की रचना आदि से मिलती है। इस प्रकार भाषा में दो बातें सम्मिलित होती हैं, वाणी अर्थात ध्वनि तथा अर्थ। वाणी और अर्थ दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। केवल वाणी में कोई अर्थ नहीं होता, जबकि अर्थ वाणी के साथ मिलकर एक सार्थक शब्द बनाता है। तो बच्चों, जब हम भाषा बोलते हैं तो हम बोलते हैं वाणी यानी बोल, और साथ साथ बोलते हैं उस बोल का अर्थ। तो जब हम बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, वही सही भाषा है। आइए जानते हैं भाषा के भेद। तो बच्चों, सामान्यतः भाषा में अभिव्यक्ति के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर परस्पर भाषण अथवा बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण, बातचीत, नाटक, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, दूरभाष आदि की बातचीत कथित अथवा मौखिक भाषा के रूप है। वास्तव में भाषा मूल रूप में मौखिक होती है, क्योंकि हम सबसे पहले मुंह से ही भाषा को बोलते हैं, यानी मौखिक रूप से ही हम भाषा को अभिव्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा के आधार पर ही भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में आया। आइए जानते हैं लिखित भाषा क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक श्याम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, आप अपनी कॉपी पर लिखते हैं, तो फिर इसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। मानक हिंदी वर्तनी से संबंधित मुख्य बातें। री से ऋषि, ल का प्रयोग हिंदी में ना होने के कारण उन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता। संयुक्त वर्ण पाई हटाकर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं।
जैसे बच्चा, पक्का, चिन्ह। संज्ञा राम को, अनुराधा को। सर्वनाम उसको, मुझको। तो बच्चों, संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएंगी, जैसे पढ़ चुका है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ, यहाँ तक। श्री, जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे श्री शर्मा, शर्मा जी। क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य तथा व की जगह स्वरात्म प्रयोग किया जाए, जैसे नई बराबर नई, हुआ बराबर हुआ, किए, आए, नहीं, हुआ आदि मानक रूप है। जहाँ य शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह य ही रहेगा, जैसे स्थायी, अवैभाव, दायित्व आदि में य के स्थान पर ई नहीं आएगा। संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अनुस्वार यानी बिंदु व अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतएव चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु यानी अनुस्वार लगाया जा सकता है, जैसे म बराबर में। अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। क, ख, ग, ज, फ में से कुछ ध्वनियां हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं, केवल ज, फ अभी भी प्रयोग में है। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है, यानी जब हम ज, फ का प्रयोग करते हैं तो इन्हें ज़्यादातर अरबी, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों में ही प्रयोग में लाते हैं। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक हैं, जैसे गर्मी और गर्मी, गर्दन और गर्दन आदि, यानी हम इन्हें दोनों तरह से लिख सकते हैं। शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है, जैसे अर्थात, सन, विद्वान आदि। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे ना लिखने की छूट है, जैसे अधर या अर्ध, तत्व या तत्व। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुखः बराबर दुख। तो हम तत्सम शब्द दुख को लिखकर दुख भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर। आइए जानते हैं हिंदी भाषा का क्षेत्र। हिंदी भारत के विशाल भूभाग में बोली जाती है, यानी हिंदी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। जहाँ ये मातृभाषा के रूप में बोली जाती है वे राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मातृभाषा में हिंदी ही बोलते हैं लोग। आइए जानते हैं राजभाषा क्या है। भारत के अनेक राज्यों में हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। ये राज्य हैं राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली। दूसरा है द्वितीय भाषा, यानी गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र में यह द्वितीय भाषा के रूप में प्रचलित है, यानी कि सबसे पहले लोग अपनी ही मातृभाषा को बोलते हैं, उसके बाद हिंदी बोलते हैं। तीसरी है संपर्क भाषा। मध्यकाल से ही हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संपर्क भाषा का कार्य करती आ रही है। आधुनिक काल में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, यानी कि जब हम संपर्क करते हैं, दूसरों से बातें करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, क्योंकि ये सबको समझ आती है। रेडियो, दूरदर्शन, हिंदी चलचित्रों की लोकप्रियता और पत्र पत्रिकाओं के प्रचार प्रसार से हिंदी केवल हिंदी भाषी प्रदेशों में प्रयुक्त भाषा न रहकर अखिल भारतीय स्तर पर संप्रेषण की भाषा बन गई है। संप्रेषण यानी बातचीत की भाषा। भारत की अन्य भाषाएं जानते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में
जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है वे निम्नलिखित हैं। तो आइए पढ़ते हैं वो 22 भाषाओं के नाम। हिंदी, संथली, संस्कृत, मणिपुरी, कन्नड़, असमिया, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, उड़िया, मलयालम, डोगरी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कोंकणी, पंजाबी, मैथिली, बंगला, उर्दू, मराठी। ये ऐसी 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। आइए जानते हैं बोली क्या है। किसी प्रांत विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। यह केवल मौखिक रूप में ही प्रचलित होती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। बोली में प्रायः किसी प्रांत विशेष की लोक कथाएं तथा लोकगीत शामिल होते हैं। हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां हैं। तो बच्चों, बोली का मतलब यह है कि हम किसी विशेष प्रांत में, एक अलग देश में या अलग प्रदेश में अपनी ही बोली बोलते हैं जिसे हम आसानी से समझ पाते हैं। लेकिन इसमें साहित्य की रचना नहीं हो सकती क्योंकि यह सबको आसानी से समझ आने वाली बोली नहीं होती। तो हिंदी के रूप में पूर्वी हिंदी में मुख्य बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली आदि। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि। राजस्थानी में हिंदी मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, निमाड़ी। पश्चिमी भारत में हिंदी कन्नौजी, बांगरू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली। और पहाड़ी हिंदी में मंडयाली, सिरमुटी, भरमोई, कोडगरी, चौपाली आदि। आइए जानते हैं उपभाषा क्या होती है। बोली की अपेक्षा उपभाषा का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। एक उपभाषा में अनेक बोलियां हो सकती हैं। उपभाषा में साहित्य रचना होती है और जब कोई साहित्यकार उपभाषा में ही समर्थ रचना प्रस्तुत करता है तो उपभाषा यानी भाषा का स्थान पा लेती है। जैसे सूरदास ने ब्रज को और तुलसीदास ने अवधी को भाषा का दर्जा दिलाया। आगे है लिपि। लिपि शब्द की अभिव्यक्ति लिप जमा एक प्रत्यय से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है लिखित अक्षर, यानी कि अक्षर को लिखना। किसी भी भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। लिपि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए चिन्ह प्रदान करती है, यानी ध्वनि चिन्ह प्रदान करती है। यह भाषा को स्थायी रूप देती है। भाषाओं की तरह लिपियां भी भिन्न भिन्न होती हैं, यानी जैसे भाषा अलग अलग है, लिपियां भी अलग अलग होती हैं। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियां निम्नलिखित है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, बंगाली बंगला, पंजाबी गुरुमुखी। एक से अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। लिपि के कारण ही मनुष्य अपने विचारों व साहित्य रूपी कोश को भावी पीढ़ी के लिए धरोहर के रूप में सुरक्षित रख सकता है। आइए जानते हैं साहित्य क्या है। हिंदी भाषा ज्ञान के उस सागर के समान है जिसमें अनेक भाषा रूपी नदियों का समावेश होता है। यानी कि हिंदी भाषा एक ऐसा ज्ञान है जिसमें एक ऐसा सागर का नदियां हैं, ऐसी नदियां बह रही हैं जिसमें अनेक भाषाएं हैं। किसी भी भाषा के ज्ञान रूपी भंडार को ही उस भाषा का साहित्य कहते हैं। किसी भी भाषा के साहित्य को अर्जित करने में सदियां बीत जाती हैं। यानी हम किसी भी भाषा के साहित्य को अगर अपनाते हैं तो उसमें बहुत साल लगते हैं। इसमें ज्ञान की बातें निहित होती हैं। भाषा के संचित ज्ञान रूपी कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य दो प्रकार के होते हैं, पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। आइए जानते हैं गद्य साहित्य क्या होता है। तो बच्चों, साहित्यकार जब सामान्य रूप से बोली जाने वाली भाषा में अपने विचारों का वर्णन करता है तो वह गद्य साहित्य कहलाता है।
इसके उदाहरण है पत्र, निबंध, नाटक, कहानी, जीवनी, लेख, संस्मरण आदि। हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार व उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जैसे गद्य साहित्यकार हैं सर्वेश्वर दयाल और उनकी रचनाएं हैं सक्सेना, काठ की घंटियां, कुआनो नदी आदि। महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी रचनाएं हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य संदर्भ आदि। राम वृक्ष बैनीपुरी, पतितों के देश में, अम्पपाली, चिता के फूल आदि। यशपाल, ज्ञानदान, अमिता, दिव्या आदि। और गद्य साहित्यकार जयशंकर की रचनाएं हैं प्रसाद चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, नाटक आदि। तो बच्चों, जब साहित्यकार अपने विचारों को उस भाषा में प्रकट करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उसी को हम गद्य साहित्य कहते हैं। अगला है पद्य साहित्य। साहित्यकार जब अपने विचार काव्य शैली में व्यक्त करता है तो वह पद्य साहित्य कहलाता है। यानी कि जब साहित्यकार कविता के रूप में अपनी बातें बताता है, बोलता है, उसे हम पद्य साहित्य कहते हैं। गयता इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके उदाहरण हैं दोहा, छंद, पद, कविता, सोरठा, सवैया तथा कवित्व आदि। हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख पद्य साहित्यकार व उनकी रचनाएं हैं। जैसे पद्य साहित्यकार है तुलसीदास, उनकी रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका। सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी आदि। रामधारी सिंह दिनकर, शक्ति और क्षमा, कुरुक्षेत्र। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अनामिका, परिमल, गीतिका। देव, रसविलास, भावविलास आदि। नागार्जुन रचनावली आदि। तो बच्चों, ये थे गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। आइए जानते हैं व्याकरण के बारे में कि व्याकरण क्या होता है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान अत्यावश्यक है। भाषा के महत्व को बनाए रखने के लिए व्याकरण महत्वपूर्ण योगदान करती है। व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन व विश्लेषण करती है। इस प्रकार वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है वह व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, जब हम भाषा बोलते हैं तो हम उसे शुद्ध रूप में बोल रहे हैं या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण ही देता है। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के निम्नलिखित 3 मुख्य विभाग हैं। एक है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के भेद, आकार, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, रूप, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, रचना, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, ये व्याकरण के मुख्य 3 विभाग हैं। आपने सीखा भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान होता है। और व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।